प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस के इससे नए वीडियो में। अपन है कक्षा 12 के रसायन विज्ञान का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है सॉल्यूशन या विलयन। उसका अपन अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अपन ने राउल्ट का नियम है वो पढ़ा था, जिसका पहला प्रकार है अपन ने पढ़ लिया था। पहले के प्रकार में क्या था? वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। विलय कैसा होना चाहिए? वाष्पशील होना चाहिए, यानी कि जैसे उसको गर्म करते हैं तो वो वाष्पित हो जाना चाहिए। उस प्रकार के जो है विलयन के लिए अपन ने राउल्ट का नियम है उसको अप्लाई किया था, जिसमें अपन ने क्या देखा था कि अगर विलयन में कोई वाष्पशील अवयव है तो उसका जो आंशिक वाष्प दाब है उस वाष्पशील अवयव के द्वारा डाला गया आंशिक वाष्प दाब है उस विलयन का जो शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब है और उसकी जो उस वाष्पशील अवयव की मोल भिन्न है उनका जो है गुणनफल होता है, उन गुणनफल के वो क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब उसकी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसी अवयव की मोल भिन्न के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है, जिसमें अपन ने संबंध है निकाला था। आज जो अपना टॉपिक रहेगा सेकंड जो है आपका प्रकार है वो आपका क्या होगा? अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। अब देखो, इस चीज को अपने को समझना है, उससे पहले जो है अपने को एक छोटा सा टॉपिक है बीच में मैं आपको बता देता हूं, ताकि ये चीज है आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। वो टॉपिक है आपका वाष्प दाब। इसको भी अपन हल करेंगे, उससे पहले अपन वाष्प दाब का जो कंसेप्ट है उसको समझते हैं कि वाष्प दाब क्या होता है। मान लो मेरे पास में ये कोई पात्र है, इस पात्र में जल भरा हुआ है H2O। अब इसको मैं क्या करता हूं, यहां से मान लो कोई जो है आपका पात्र रखा हुआ है और यहां से जो है मैं इसको जल को गर्म करता हूं। यानी कि इस पात्र में आपका क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। ये आपका बर्नर है। इसकी सहायता से मैं क्या करता हूं? इस जो है जल को मैं क्या करता हूं? गर्म करता हूं। तो देखो, गर्म करने से क्या होगा आपका यहां पर कि जैसे 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 इसमें जल को गर्म करूंगा तो देखो जल के कुछ अणु आपके क्या होंगे? सतह पर। यहाँ पर जो जल के अणु क्यों पूरी जगह आपके क्या रहेंगे? द्रव के अणु आपके फैले हुए रहेंगे। तो द्रव की सतह पर ये अणु, जल के जो अणु है, धीरे धीरे जैसे जैसे मैं इसको गर्म करना स्टार्ट करूंगा, शुरुआत में क्या होगा? ये जो जल के अणु है वो धीरे धीरे क्या होंगे? यहां से गर्म होना स्टार्ट होंगे। इसका जनरल एग्जांपल आप देख भी सकते हो, जैसे गैस चूल्हे पर पानी गर्म करते हो तो जिस भी बर्तन में आप पानी डालकर गर्म करते हो तो आप देखना जैसे ही वो पानी गर्म होना स्टार्ट होता है तो पानी का जो है उस पात्र का जो पेंदा है उस पेंदे में क्या होते हैं? उस जल के अणु है वो धीरे धीरे आपको गर्म होते हुए इस प्रकार से बूंदे बनती हुई दिखाई देगी। और वो बूंदे क्या होगी? अब जैसे जैसे ये पानी गर्म होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा? यहां से पहले द्रव की सतह से जो है अणु वाष्पित होने की कंडीशन में आएंगे, क्यों गर्म कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे क्या होगा? ये सारे अणु है वाष्पित हो, क्यों गर्म होंगे तो वाष्पित होने की प्रवृत्ति इनमें बढ़ेगी। और फिर धीरे धीरे क्या होगा? जो है इसमें से क्या होगी? एक फिक्स टेम्परेचर पर जाकर के इसमें से क्या निकलना स्टार्ट हो जाएगी? वाष्प निकलना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? अपन जल को क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। जल को क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। अब क्या होगा? ये जो वाष्प निकल रही है, यहां से जो ये वाष्प निकलेगी, ये वाष्प क्या करेगी? दाब डालेगी उस द्रव की सतह पर। यानी कि इस द्रव में से जो ये वाष्प निकली है, ये जो वाष्प है ये क्या होगी? ये जो वाष्प है इस द्रव की सतह पर वापस क्या डालती है? दाब डालती है। उस दाब को ही क्या कहा जाता है? वाष्प दाब कहा जाता है। और वो आपका क्या होता है? फिक्स टेम्परेचर पर ऐसा होता है। तो प्रश्न ये बन सकता है, या जो इसमें आपका काम आएगा वाष्प दाब से संबंधित, कि वाष्प दाब किसे कहते हैं? तो वाष्प दाब की परिभाषा क्या होगी? एक निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में डाला गया दाब, एक निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब
डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। तो देखो वाष्प दाब की परिभाषा क्या हुई, आपको बोर्ड के सामने लिखी हुई है, इसमें आप देख सकते हो कि एक निश्चित ताप पर, अब ये जल के लिए एक फिक्स टेम्परेचर होगा जहां से उसमें वाष्प निकलना स्टार्ट होगी, और अपन जानते हैं जल जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हो जाएगा तो जल में से क्या निकलना स्टार्ट हो जाती है, भाप या वाष्प निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो एक निश्चित टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर पर ऐसा होगा, साम्य अवस्था पर वाष्प द्वारा, यानी कि जल को जैसे गर्म किया तो जल में से क्या निकलना स्टार्ट हुई, ये वाष्प निकलना स्टार्ट हुई, इस प्रकार से, ठीक है, ये वाष्प बन गई। अब ये वाष्प क्या करेगी, इसी द्रव, यानी कि जल है वो द्रव के रूप में होता है, तो उस द्रव की सतह पर क्या करेगी, वापिस है क्या डालेगी, दाब डालेगी, और उस द्रव की सतह पर जो ये दाब डालती है उस दाब को ही क्या कहा जाता है, वाष्प दाब है कहा जाता है। ये तो होगी आपकी ये वाष्प दाब की परिभाषा। फिर अगर मैं बात करता हूं, दो प्रकार के अपने पास में पात्र होते हैं, एक तो खुला पात्र है और एक मान लो आपके पास में बंद पात्र है। तो यहां पर देखो ये शब्द है साम्य अवस्था, उसके लिए मैं ये चीज बता रहा हूं। अगर अपन खुले पात्र की बात करें तो खुले पात्र में क्या होगा, वाष्पीकरण की ये जो प्रक्रिया है, यानी कि वाष्प निकलती इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण। तो खुले पात्र में वाष्पीकरण की प्रक्रिया है अनवरत, यानी कि लगातार है, चलती रहती है। क्यों, यहां से वाष्प के अणु होंगे, वाष्प के अणु है बाहर निकलते रहेंगे, आपकी कुछ उसकी द्रव की सतह पर आएंगे, वाष्प दाब डालेंगे, कुछ है वो आपका जो है बाहर निकलते रहते हैं, और ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि पूरा द्रव है वो आपका समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो आपकी चलती रहती है। यानी कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया खुले पात्र में लगातार चलती रहती है। जैसे अपना वायुमंडल है ये पूरी तरीके से आपका क्या है, खुला है, तो इसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो आपकी क्या होती है, लगातार चलती रहती है, जिसमें आपको देखते हो रात के समय जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो आपकी क्या हो जाती है, टेम्परेचर कम होने से जो वाष्पीकरण और संघनन, जो वाष्प की जो है आपका पानी, दिन में पानी जो गर्म होता है समुद्रों का पानी, तो अपन देखते हैं वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो लगातार है, चलती रहती है। इस चीज को ऐसे समझना है कि खुले पात्र में वाष्पीकरण की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, क्यों, पात्र खुला है। अब अगर इसी पात्र को मैं बंद कर दूं, इसी पात्र को मैं क्या कर देता हूं, बंद कर देता हूं, तो बंद करने से क्या होगा, यहां से जो ये वाष्प निकली तो वाष्पीकरण की तो प्रक्रिया हुई, लेकिन जैसे ही इस पात्र पे ये वाष्प निकली तो यहां से जो है वाष्प के अणु है इस जगह से टकराएंगे और टकरा करके पुनः इधर द्रव की सतह पर लौटेंगे, यानी कि टकरा करके और इस प्रकार से द्रव की सतह पर लौटेंगे। और द्रव की सतह पर पहले देखो जो है अणुओं को गर्म किया तो क्या हुआ, वाष्पन हुआ, और जैसे ही अपन ने इसको ये अपन ने बंद पात्र को क्या कर दिया, बंद कर दिया। बंद करने से क्या हुआ, जो वाष्प के अणु यहां से जो गर्म करने से वाष्प तो बनेगी ही बनेगी भाई, जैसे अपन गर्म करते हैं वाष्प तो बनेगी बनेगी। अब लेकिन अपन ने पात्र को बंद कर दिया है तो आपका क्या होगा, ये अणु है वापस टकरा करके क्या आप कहां पर आएंगे, आप इस द्रव की सतह पर आएंगे, और जैसे ही अपन इसको जो है ये जो है विपरीत प्रक्रिया एक संपन्न होती है, क्यों, इसके विपरीत होगी, ये वाष्पन हो रहा है ऊपर की ओर जा रहे हैं और नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जाने का मतलब यहाँ पर टेम्परेचर को कम ज्यादा करना है, ठीक है, तो वहां पर अणुओं का क्या हो जाएगा, संघनन, और अणुओं का संघनन होकर के और वापिस वाष्प अवस्था से वो किस में आ जाएंगे, द्रव अवस्था में हो जाएंगे। इसका मतलब वाष्पन और संघनन एक दूसरे के क्या है, विपरीत होने वाली अभिक्रियाएं हैं। इस चीज का ध्यान रखना। जैसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया में होता है, अभिकारक से क्या बनता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्पाद बनता है, वैसे ही क्या होगा, इस प्रकार की जो है अपन अगर अभिक्रिया करते हैं जिसमें क्या होगा, वाष्पन से संघनन होगा, संघनन से पुनः क्या हो जाएगा, वाष्पन हो जाएगा। इसका मतलब वाष्पन और संघनन एक दूसरे के विपरीत होने वाली प्रक्रिया है, किसमें संपन्न होगी, बंद पात्र में, जबकि खुले पात्र में सिर्फ आपका क्या होता है, वाष्पीकरण है वो आपका होता है। उदाहरण आप जनरली समझ सकते हो, दूध को गर्म करके अगर उसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं तो आपकी वाष्प बाहर नहीं निकल पाती है, और वाष्प बाहर नहीं निकल पाती है तो ढक्कन पर आपको छोटी छोटी बूंदे नीचे, आपको कुछ समय पश्चात जैसे ही टेम्परेचर कम होगा तो उस दूध पर जो ढक्कन लगा हुआ है उसके नीचे आप देख सकते हो कि उस ढक्कन पे आपको छोटी छोटी बूंदे जो है दिखाई देगी। ऐसा क्यों हुआ कि वहां पर वाष्पन से पुनः क्या हो गया, संघनन हो गया, और वाष्प किस में बदल गई, वापिस बूंदे, बूंदे का मतलब क्या हुआ, द्रव में बदल गई। तो ये याद रखना है, वाष्पन और संघनन एक दूसरे के विपरीत होने वाली प्रक्रियाएं हैं। तो ये अपन ने क्या पढ़ लिया, वाष्प दाब है वो पढ़ लिया। अब देखो वाष्प दाब है अलग अलग प्रकार का होगा। अगर मान लो द्रव द्रव विलयन है तो उसमें वाष्प दाब है आपका अलग प्रकार से होगा, और अगर द्रव में क्या है, ठोस है आपका
द्रव और ठोस से मिलकर विलयन बना है तो आपका वाष्प दाब है उसमें अलग प्रकार का परिवर्तन होगा। यहाँ पर द्रव द्रव विलयन का मतलब क्या है, विलय भी द्रव है और विलायक भी क्या है, द्रव है, उससे मिलकर क्या बना है, विलयन। द्रव ठोस का मतलब क्या है, विलय मान लो आपका विलायक है द्रव के रूप में है और विलय है वो किसके रूप में, ठोस के रूप में, और उनसे मिलकर बना है विलयन। तो इनके लिए क्या कंडीशन होगी इसको अपन है नेक्स्ट समझते हैं। तो ये आपके जो है इसको ध्यान से समझना है, वाष्प दाब की परिभाषा क्या होगी और किस प्रकार से ये वाष्प दाब जो है खुला पात्र और बंद पात्र, वाष्पन और संघनन, द्रव, फिर अगला जो है अपना है द्रव द्रव विलयन और द्रव ठोस विलयन। क्यों, ये टॉपिक आपको समझने के लिए ये मैंने पहले आपको शॉर्ट में बताया, इसको थोड़ा सा जल्दी अपन करते हैं ताकि ये वाला जो राउट का नियम है अवाष्पशील विलय के लिए आपको अच्छे से समझ में आ जाए, उसके लिए आप होता है। इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखो नेक्स्ट जो अपन ने दो प्रकार किए थे, एक आपका है द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब और ठोस द्रव या द्रव ठोस विलयन का वाष्प दाब। देखो इसमें समझते हैं द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब का मतलब क्या है, विलय भी क्या होगा आपका, विलय भी क्या होगा द्रव के रूप में और विलायक है वो भी द्रव के रूप में। तो इसको अपन किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जब किसी द्रव, द्रव का मतलब यहां पर है विलय यानी कि विलय द्रव अवस्था में है, जब किसी द्रव में किसी अन्य द्रव और यहां पर अन्य द्रव का मतलब है आपका विलायक, अन्य द्रव को मिलाया जाता है, अन्य द्रव को मिलाया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में दोनों का योगदान होता है, दोनों का क्या होता है, योगदान होता है। अर्थात दोनों वाष्पशील होते हैं। अब देखो इसको अपने को ध्यान से समझना है कि यदि अपन क्या करते हैं, जब किसी द्रव, द्रव का मतलब यहाँ पर पहला द्रव है आपका क्या है, विलय है यानी कि विलय द्रव अवस्था में है, उसके साथ किसी अन्य द्रव वो आपका क्या है, विलायक, यानी कि एक द्रव है वो विलायक है, दूसरा द्रव है क्या, विलय। विलय और विलायक को मिला देंगे क्या बन जाएगा, विलयन। अर्थात जब किसी द्रव को द्रव में मिलाया जाता है तो जो विलयन का वाष्प दाब बनेगा वो इन दोनों के वाष्प दाब का क्या होगा, टोटल मिलकर के योगदान होगा। यानी कि पूरे विलयन का जो वाष्प दाब है, विलय और विलायक इन दोनों का जो वाष्प दाब होगा उनका क्या होगा, आपका योग होगा। इसको अपन कैसे समझ सकते हैं, जैसे अपने राउट के नियम में वो आपको पढ़ा भी था, P बराबर क्या लिखा था, Pa प्लस का Pb, ये आपका क्या था, विलयन का वाष्प दाब था। इसका मतलब वाष्पशील अवयव A के द्वारा डाला गया आंशिक दाब और वाष्पशील जो है आपका अवयव दूसरे के द्वारा, जो दूसरा B है उसके द्वारा डाला गया वाष्प दाब। अब देखो A और B क्या है, A को अपन विलायक मान लेते हैं और B को क्या मान लिया, विलय, यानी कि विलय के द्वारा डाला गया आंशिक दाब और Pa क्या हो जाएगा, विलायक के द्वारा डाला गया आंशिक दाब। क्यों, ये दोनों ही वाष्पित होंगे तो दोनों ही वाष्प दाब डालेंगे, क्यों, दोनों ही वाष्पशील है, इस चीज का ध्यान रखना, दोनों ही वाष्पशील है तो इसके द्वारा डाला गया जो है आंशिक वाष्प दाब और इसके द्वारा डाला गया, इसका मतलब क्या होगा, विलय के द्वारा डाला गया आंशिक दाब Pb और विलायक के द्वारा डाला गया आंशिक दाब Pa, इन दोनों का जो वाष्प दाब का जो है बराबर योगदान होगा, क्यों, इन दोनों का टोटली किसके बराबर होता है, विलयन के वाष्प दाब के बराबर होता है। अर्थात दोनों ही वाष्पशील है वो आपके होते हैं, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यहां पर देखो Pa क्या है आपका, Pa किसको बोलूंगा, वाष्पशील अवयव A के द्वारा डाला गया आंशिक दाब बता रखा है, जो है पीछे की वीडियो में अपन ने जो किया था। Pb आपका क्या है, वाष्पशील अवयव B के द्वारा डाला गया आंशिक वाष्प दाब, तो P बराबर क्या हो जाएगा, Pa प्लस का Pb। ये चीज होगी अपने द्रव द्रव विलयन का वाष्प दाब। फिर आते हैं अपन ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब, ये आपका इंपॉर्टेंट है और इसी लाइन से जो है अपन इस चीज को यहाँ पर यूज में लेंगे। लेकिन उससे पहले ये चीजें वाष्प दाब और ये बताने की जरूरत नहीं, क्यों, सीधा मैं डायरेक्ट अगर उस पर आ जाता तो फिर वो आपको समझ में नहीं आता, आपका डाउट रहता, इसलिए ये चीजें बताइए।
ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब। अब ठोस द्रव विलयन का वाष्प दाब क्या होता है कि अपन देखते हैं कि एक तो आपका क्या है ठोस अवस्था में रहेगा, दूसरा आपका क्या रहेगा द्रव अवस्था में रहेगा। तो अर्थात इसको अपन किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जब किसी द्रव, अब यहां पर क्या होगा, विलय को अपन क्या लेते हैं ठोस अवस्था में, तो यहां पर क्या लिखेंगे, जब किसी अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील विलय जो कि आपका क्या होगा ठोस, यानी कि अपन इस प्रकार का ठोस लेते हैं जो अवाष्पशील है, यानी कि वाष्पित नहीं होता है। जब किसी अवाष्पशील विलय को किसी विलायक, और यहां पर जो विलायक है वो कौन सी अवस्था में है, द्रव अवस्था में, जब किसी अवाष्पशील विलय को किसी विलायक में मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब विलायक की तुलना में कम होता है, विलयन का वाष्प दाब विलायक की तुलना में कम होता है, विलय का वाष्प दाब नगण्य होता है। अब देखो इस लाइन को अपन यहां पर समझते हैं। ठोस द्रव है, ठोस क्या हो गया अवाष्पशील विलय, यानी कि वो ठोस हो गया आपका। अब इसको किसी विलायक यानी कि द्रव में मिलाया जाता है तो विलय और विलायक को मिलाएंगे, विलयन तो बन जाएगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात है विलय कैसा है, इस लाइन को समझना है आपको। यहां पर विलय कैसा है आपका अवाष्पशील है। अवाष्पशील का मतलब क्या हुआ, वाष्पित ही नहीं होगा, और वाष्पित नहीं होगा तो क्या नहीं डालेगा, वाष्प दाब नहीं डालेगा, यानी कि उसका कोई वाष्प दाब ही नहीं बनेगा, तो उस विलय का वाष्प दाब क्या हो जाएगा नगण्य। अब बताओ विलयन में सिर्फ क्या रहा, अगर मैं मानता हूं P विलयन का वाष्प दाब है, PA है वो विलय का वाष्प दाब है, और PB है वो आपका क्या है विलय के द्वारा डाला गया आंशिक वाष्प दाब, और ये विलय के द्वारा डाला गया आंशिक वाष्प दाब, और ये क्या है आपका विलयन के द्वारा डाला गया आंशिक जो है या विलयन के द्वारा डाला गया कुल वाष्प दाब। अपन जानते हैं इन दोनों का योग ये होना चाहिए, लेकिन लाइन में दे रखा है कि अवाष्पशील विलय की जो कि कौन सी अवस्था में है ठोस अवस्था में है, वो विलय कैसा है अवाष्पशील है। अवाष्पशील का मतलब वाष्पित ही नहीं होगा, और वाष्पित नहीं होगा तो क्या नहीं डालेगा वाष्प दाब नहीं डालेगा, इसका मतलब इसके वाष्प दाब को अपन क्या मान लेंगे नगण्य। तो ये जो है विलयन का वाष्प दाब है वो आपका क्या हो जाएगा इस विलयन के जो है विलायक का वाष्प, विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के ही बराबर हो जाएगा। इस वाले में अपन ने क्या देखा, विलयन का वाष्प दाब विलय और विलायक दोनों के बराबर होता है, यानी कि दोनों का योगदान होता है, विलयन का कुल वाष्प दाब निकल कर आएगा, दोनों का योगदान होता है, क्यों दोनों ही वाष्पशील होते हैं। लेकिन यहां पर सिर्फ किसका होता है विलायक का है वही वाष्प दाब बनेगा, क्यों विलय बनेगा नहीं, विलय का वाष्प दाब बनेगा नहीं, क्यों विलय कैसा है अवाष्पशील है। अवाष्पशील का मतलब वाष्पित नहीं होगा तो वाष्प दाब में नहीं डालेगा, तो इस स्थिति में यहां पर विलयन का अपन ये बोल सकते हैं कि विलयन का वाष्प दाब विलय के वाष्प दाब के बराबर होता है, इसकी तुलना में कम भी होता है। ये भी कैसे होगा, ये तो नगण्य होता ही है, ये विलयन का वाष्प दाब विलय की तुलना में कम होता है, या फिर इसको बोल सकते हैं कि लगभग बराबर भी होता है। अब देखो इसको अपन है डायग्राम की सहायता से भी समझ सकते हैं, तो मैं डायग्राम बना देता हूं, यहां पर बना देते हैं। ये देखो दो इस प्रकार से पात्र है, ठीक है, दोनों पात्रों को यहां पर बंद कर दिया है, या बंद करने इस प्रकार से दो, समझना यही है कि दोनों पात्र बंद है, क्यों वाष्पीकरण की प्रक्रिया उस प्रकार से आपकी संपन्न होगी, वाष्प दाब डालने क्यों वो तो लगातार वाष्पित होता रहेगा। अब अपन क्या देखते हैं, इसमें जो है पहले वाला जो पात्र है, इस पात्र में मैं क्या करता हूं कि ये द्रव द्रव विलयन है। द्रव द्रव विलयन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो है विलय है वो भी कौन सी अवस्था में है द्रव अवस्था में, और विलायक है वो भी कौन सी अवस्था में है द्रव अवस्था में, यानी कि छोटी छोटी इस प्रकार से बूंदे बना दी। मान लो कि एक तो विलय हो गया और दूसरा क्या हो गया विलायक हो गया।
अब अपन गर्म करेंगे वाष्प दाब, वाष्प निकलेगी, वाष्प दाब डालेगी, इन दोनों का जो है डाला गया आंशिक वाष्प दाब इस पूरे विलयन के जो आंशिक वाष्प दाब के क्या होगा, बराबर होगा, दोनों का बराबर योगदान होगा। लेकिन अगर मान लो मैं इसी जगह क्या करता हूं, ये जो आपका विलयन है, अब ये पूरा विलयन है, इस विलयन में आपके क्या है, विलायक भी है इस विलयन के अंदर और विलेय भी है, लेकिन यहां पर विलेय कैसा होगा, अवाष्पशील विलेय, और कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में। कहने का मतलब क्या होगा, पूरे के अंदर विलेय और विलायक कण रहेंगे, ठोस अवस्था में होगा। तो यहाँ पर मान लो ये जो है कुछ जो है विलेय कण हो जाएंगे, सारे तो नहीं है क्यों, विलायक भी साथ में रहेगा। तो इसकी इस पात्र की सतह पर कुछ जगह आपके क्या रहेंगे, या इस द्रव की सतह पर ये जो है ठोस अवस्था में है, ये क्या है आपके विलेय के जो है अणु है, वो विलेय कैसा है, अवाष्पशील है। अब बताओ इसको अगर अपन गर्म करते हैं, मान लो इसको अपन गर्म करते हैं, तो गर्म करने से क्या होगा, विलायक के तो अणु है यहां से जो है, इस विलायक और विलेय दोनों है, तो इसको जैसे ही गर्म करेंगे तो विलायक तो आपका द्रव अवस्था में है, विलायक तो कौन सी अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, विलायक द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था के अणु को गर्म करेंगे तो वो तो गर्म हो जाएंगे और वाष्पित हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर विलेय के अणु है वो क्या है, आपकी ठोस अवस्था में है, और कैसे हैं, अवाष्पशील है, तो वो वाष्पित नहीं होंगे, या वाष्पन की दर है उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे। कम करने से विलयन का वाष्प दाब है विलायक की तुलना में आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और विलेय है वाष्पित नहीं होता है, तो उसका जो आंशिक वाष्प दाब पीबी उसको नगण्य मान लेते हैं, इसके मान को अपन लेते नहीं है। अब ये था आपका जो है इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले की चीजें, ठीक है, यानी कि इस टॉपिक को अपन स्टार्ट करना है उससे पहले अपन ये चीजें पढ़ी है। अब ये देखो किस प्रकार से आएगी, डेरिवेशन करेंगे एकदम अच्छे से आपके समझ में आएगी, क्यों, अगर ये चीजें आपने ध्यान से समझिए तो। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर आते हैं अपन जो है अपने अगले अपन है, इसमें आते हैं अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। तो यहाँ पर जो है पहले इसका कथन लिखते हैं, जैसे कि वाष्पशील विलेय के लिए था उसी प्रकार से अवाष्पशील विलेय के लिए। अब देखो मैं जो लाइन लिख रहा हूं वो आप लाइन है, अपने आप उसको रिलेट कर पाओगे, उस लाइन में आपके कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर सीधी उस लाइन को अपन करते तो हो सकता है उसमें आपकी कुछ दिक्कत आती। अब देखो अवाष्पशील विलेय के लिए जानते हैं तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में विलयन का वाष्प दाब केवल विलायक के आंशिक वाष्प दाब, विलायक के आंशिक वाष्प दाब के बराबर होता है, अर्थात विलेय का आंशिक वाष्प दाब नगण्य होता है, आंशिक वाष्प दाब नगण्य होता है। ये अपने को यहाँ पर जो है परिभाषा अपन ने इसका कथन बनाया है, फिर इसकी डेरिवेशन करते हैं। अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन में जो है विलयन का जो है वाष्प दाब, यानी कि अपन विलयन बनाएंगे जिसमें आपका विलेय कैसा होगा, अवाष्पशील होगा, तो उस प्रकार के विलयन में जो है इस वो विलयन का जो वाष्प दाब होगा, यानी कि पूरे विलयन में जो वाष्प दाब पड़ेगा उस विलयन का वाष्प दाब है केवल विलायक के आंशिक वाष्प दाब के ही क्या होता है, बराबर। विलेय के बराबर क्यों नहीं होगा, क्यों, विलेय तो कैसा है आपका अवाष्पशील है, तो विलेय का तो आपका आंशिक वाष्प दाब होगा ही नहीं, क्यों, तो वो अवाष्पशील है तो वाष्पित नहीं होगा, और वाष्पित नहीं होगा तो वाष्प दाब नहीं डालेगा। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा कि इस प्रकार की कंडीशन में जो है विलयन का जो है वाष्प दाब है वो विलायक के आंशिक वाष्प दाब के बराबर होता है, या अन्य शब्दों में क्या बोल सकते हैं कि विलेय के आंशिक वाष्प दाब को अपन क्या मान सकते हैं, नगण्य। तो अपन जानते हैं आपका यहाँ पर P बराबर क्या होता है, Pa प्लस का Pb, ये अपन है आपका जो है पढ़ा था वाष्पशील के लिए राउल्ट का नियम, पीछे की वीडियो में वहां पर भी ये लिखा था, जहां पर P आपका क्या होगा, विलयन का वाष्प दाब, Pa क्या है विलायक के द्वारा डाला गया आंशिक वाष्प दाब, Pb क्या है
विलय के लिए द्वारा डाला गया आंशिक वास्तव। बी के लिए आपको बताया, बी को आपको विलय के लिए मानना है। लेकिन अपन जानते हैं इस कथन के अनुसार, इसके लिए जो ये कथन दिया इसके अनुसार विलय का आंशिक वास्तव क्या होगा, नगण्य। तो पीपी को अपन यहां पर क्या मान लेंगे, नगण्य। तो पीपी बराबर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। पीपी बराबर, तो पी है वो सिर्फ किसके बराबर हो जाएगा, पी ए के बराबर। पी सिर्फ किसके बराबर हो जाएगा, पी ए के बराबर। पी आपका क्या है, विलयन का वास्तव, और पी ए क्या है, विलय के द्वारा डाला गया आंशिक वास्तव। अब देखो अपन ने पी ए का मान है आपका जो है, पीछे के वीडियो में अपन ने जो राउल्ट का नियम पढ़ा था वहां पर पी ए है वो अपन ने पढ़ा था। वहां पर अपन ने क्या देखा था कि वास्तवशील अवयव के लिए जो आंशिक वास्तव का जो है अपन ने देखा था कि किसी भी वास्तवशील अवयव का जो आंशिक वास्तव है उसी अवयव का शुद्ध अवस्था में डाला गया दाब वास्तव और उसकी मोल भिन्न के क्या होता है, बराबर। अब अपन जानते हैं इस विलयन में तो आपका क्या है, ये तो आपका वाष्पित नहीं होगा, अवाष्पशील है। तो सिर्फ वाष्पित क्या होगा, क्यों वाष्पशील अवयव चाहिए, और वाष्पशील अवयव क्या है, विलायक है। तो विलायक के द्वारा डाला गया शुद्ध अवस्था में अंश जो है वास्तव, और इस विलायक की ही क्या होगी, मोल भिन्न। तो यहां से मैं समीकरण क्या लिखूंगा, P बराबर, यानी कि इस P A की जगह में क्या लिख सकता हूं, P नॉट A और डॉट एक्स ए। ये कैसे लिखा, पीछे के वीडियो की डेरिवेशन को समझोगे, अगर वो पढ़ रखी है अच्छे से तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि पी ए की जगह मैंने क्या लिख दिया, पी नॉट ए माइनस का पी नॉट ए डॉट एक्स ए, यानी कि गुणनफल के बराबर होता है, ये गुणनफल का है। अब देखो अपन जानते हैं ये कैसे लिखा कि इसका अपने को आंशिक वास्तव, तो राउल्ट के कथन के अनुसार वास्तवशील अवयव का जो है आंशिक वास्तव होता है उसी अवयव की शुद्ध अवस्था में, ये उस ए का शुद्ध अवस्था में वास्तव है, और उसकी मोल भिन्न, ये क्या हो जाएगा, एक्स ए का मतलब क्या हो जाएगा, ए की मोल भिन्न के बराबर होता है। कौन, पी ए। अगर पी बी होगा तो क्या हो जाएगा, पी नॉट बी डॉट एक्स भी होता है, जो कि पीछे के वीडियो में अपन ने किया था। लेकिन पी बी तो नगण्य है, नगण्य क्यों है कि विलय कैसा है, अवाष्पशील है, तो इस पी बी को अपन ने नगण्य मान लिया, क्यों, ये वास्तव भी नहीं डालेगा तो नगण्य हो जाएगा। अब देखो यहां से आगे अपन क्या कर सकते हैं, तो अपन जानते हैं, हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस का एक्स बी बराबर क्या होता है, 1 होता है। यानी कि कोई भी आपका विलयन है उसमें जो आपके अवयव होते हैं उन अवयवों का जो है मोल भिन्नों का जो योग होता है, या मोल अंश का जो योग होता है वो सदैव कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स ए बराबर क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस का एक्स बी। पीछे के वीडियो में भी अपन ने किया था, एक्स ए बराबर अपन ने यहाँ पर क्या मान लेंगे, क्यों यहाँ पर एक्स ए लेना है तो ये एक्स बी इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस का क्या बन जाएगा, एक्स बी। अब ये जो वैल्यू है वो अपन कहां पर रखेंगे, एक्स ए की वैल्यू, इसको समीकरण 2 देता हूं, इसको समीकरण 3। तो देखो समीकरण 3 से जो है एक्स ए की वैल्यू है अपन कहां पर रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहां पर लिखते हैं समीकरण 3 से एक्स ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, एक्स ए का मान किस में रखते हैं, समीकरण 2 में रखने पर। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, P बराबर P नॉट ए, एक्स ए की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी। अब देखो यहां से मल्टीप्लाई करा देंगे कोष्टक के अंदर, तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए और क्या हो जाएगा, माइनस पी नॉट ए एक्स बी। अब देखो क्या करते हैं आगे, इस पी नॉट जो है या इसको थोड़ा सा जो चेंज करते हैं, पी नॉट जो है ए एक्स बी जो आपका देखा, इसको मैं इधर लेके आ जाता हूं। तो इधर लेके आऊंगा तो ये इस प्रकार से बनेगा, P प्लस का P नॉट ए एक्स बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, P नॉट ए। ये समीकरण बन गया, यानी कि पक्षांतरण कर दिया, P बराबर P नॉट ए
यानी कि ये समीकरण था, इस समीकरण 2 में x a का मान रखा, x a का मान क्या है 1 माइनस एक्स बी, तो इस x a की जगह क्या लिख दिया 1 माइनस एक्स बी, अंदर इसको मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, तो p नॉट a को 1 से गुणा किया p नॉट a हो जाएगा, p नॉट a को xb से गुणा किया क्या हो जाएगा p नॉट a xb हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो ये माइनस वाली वैल्यू अगर इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो किसकी हो जाएगी, बराबर में इधर आकर के क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, और इधर सिर्फ आपका क्या बचा p नॉट a। अब देखो मैं क्या कर सकता हूं, इस p को मैं उधर ले जा सकता हूं, तो p नॉट a xb बराबर में क्या लिख सकता हूं, p नॉट a माइनस का p a, p नॉट a माइनस का क्या लिख सकता हूं, सॉरी p नॉट a माइनस का क्या लिखेंगे p। तो ये जो p इधर आपका प्लस में इधर आकर के समीकरण के बराबर में इधर आकर के ये जो p प्लस में इधर आकर के किस में हो जाएगा माइनस में, इधर सिर्फ आपका क्या बचा p नॉट a x b, p नॉट a x b बचा। अब देखो p नॉट a और x b आपस में क्या है आपका गुणा में है, आपस में आपका क्या है गुणा में है, तो यहां से जो है x b बराबर में क्या लिख सकता हूं, x b बराबर है p नॉट a माइनस का p और अपॉन का क्या लिख सकते हैं p नॉट a। और यही आपका फाइनल समीकरण है जो कि आपको याद रखना है, और इससे न्यूमेरिकल भी आपके बनेंगे, और किस प्रकार से जो इसका कथन देगा वो भी अपन यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस डेरिवेशन को जो है आप यहाँ से ध्यान से समझ सकते हो कि किस प्रकार से जो है इसके कथन से अपन ने बनाया। ये पी ए का मान है, पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए लिखा, और फिर अपन जानते हैं मोल बिनों का योग एक होता है, तो एक्स ए बराबर में क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस का एक्स बी, ये मान रखा, अंदर मल्टीप्लाई किया, पक्षांतर इसको इस तरफ लेके आए, और प्लस की वैल्यू माइनस, माइनस की वैल्यू प्लस हो गई, फिर इसमें जो ये गुणा में था इधर आकर के पी नॉट ए किस में आ जाएगा भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है क्या कहलाएगा। अब देखो इसके कथन यहां ध्यान रखना है, पी नॉट ए माइनस का पी है, यानी कि यहां पी नॉट ए माइनस का पी ए बराबर कहलाता है वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन। अवनमन कहा जाता है कमी को, अवनमन किसको कहा जाता है कमी को, यानी कि जो है शुद्ध अवस्था में जो वाष्प दाब है उसमें से विलय का वाष्प दाब क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो वाष्प ओवरऑल वाष्प दाब में क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। तो इसको अपन क्या बोलेंगे पी नॉट ए माइनस पी ए, इसको क्या कहा जाता है वाष्प दाब में अवनमन कहा जाता है, यानी कि वाष्प दाब में क्या होगी अवनमन यानी कि कमी होगी। और ये जो इसके अंदर भाग दे दिया पी नॉट ए का वापिस इसके अंदर, ये तो पूरा तो क्या होगा वाष्प दाब में क्या होगी कमी होगी, और ये क्या कहलाएगा यहाँ पर पी नॉट ए का भाग लग जाएगा, तो इसको कहा जाता है अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन। तो ध्यान रखना है पी नॉट ए माइनस का पी ए अपॉन का पी नॉट ए, इसको कहा जाता है, ये शब्दों को ध्यान रखना है, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, जैसे पी नॉट ए का भाग लगता है तो इसको कहा जाता है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, यानी कि ये पूरा आपका क्या कहलाएगा वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, और पी नॉट ए माइनस का पी ए है वो आपका क्या कहलाएगा वाष्प दाब में अवनमन कहलाएगा, यानी कि ये तो वाष्प दाब में अवनमन होगा और ये क्या हो जाएगा वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन हो जाएगा। अब देखो यहां से कथन बना सकते हो कि किसी ए वाष्पशील विलय, क्यों बी है एक्स बी है, किसकी मोल बिन होगी विलय की होगी, और विलय कैसा है ए वाष्पशील विलय है, तो क्या कथन बनेगा परिभाषा क्या बनेगी कि किसी ए वाष्पशील विलय की जो मोल बिन है, ए वाष्पशील विलय की मोल बिन है उस विलयन में जो है अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन के या वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन के वो क्या होती है बराबर होती है। ये हो जाएगा आपका ए वाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। तो अपन ने जो है ये डेरिवेशन आपको जो है यहाँ पर कंप्लीट कर ली है और आपको समझा दी गई अच्छे से, और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप जो है अपना डाउट है शेयर कर सकते हो, आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। तो राउल्ट का नियम है वो अपन ने जो है दोनों प्रकार के विलयनों के लिए राउल्ट का नियम है वो पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन, यानी कि एक होगा आदर्श विलयन, जैसे आदर्श गैसें होती है वैसे ही आपका क्या होता है आदर्श विलयन भी होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अपना रहेगा आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन रहेगा, उसको पढ़ने के लिए ये राउल्ट का नियम है वो अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, इसीलिए जो है आदर्श विलयन को पढ़ेंगे उससे पहले अपने राउल्ट का भी
जो है नियम है उसका अध्ययन किया है। अब आदर्श विलयन कौन होगा? जो कुछ कंडीशनें होगी उनको सेटिस्फाइड करेगा वो आदर्श विलयन, और जो कंडीशन होगी उसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा वो अनादर्श विलयन। तो वो अपन है नेक्स्ट वीडियो में उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।